दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 81 टू 85 डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस ने हाल ही में 3 नए उत्पाद जारी किए हैं। 3 नए उत्पाद का मतलब कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई ऐसा सिस्टम भी हो सकता है, कोई वेब पोर्टल भी हो सकता है, तो वो सब उसके उत्पाद कहे गए हैं। इसके संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें पहचान करनी है यहाँ पर सत्य कथन की। यहाँ पर आप देख लिया करो सत्य पूछा या असत्य है। देखते पहला कथन। इनकोइस ने 1999 में नई दिल्ली में स्थापित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, बिल्कुल ठीक बात है। 1999 में स्थापित हुआ था, ये भी ठीक बात है, लेकिन ये नई दिल्ली में स्थापित नहीं है, ये हैदराबाद में स्थित है। देखो इसका नाम ही है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। तो महासागर है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे साउथ इंडिया में स्थापित होगा, तो ये हैदराबाद में स्थापित है, ये ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। इनकोइस के द्वारा लघु पोत सलाहकार एवं पूर्वानुमान सेवा प्रणाली नामक प्रमुख उत्पाद छोटे जहाजों के परिचालन में सुधार एवं पूर्व चेतावनी देने के लिए लाया गया है। देखो लघु पोत सलाहकार, तो इसका काम क्या होगा? लघु पोत यानी छोटे जहाजों को सलाह देना और पूर्वानुमान उन्हें प्रदान करना। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। इनकोइस के द्वारा महातरंग महोर्मी पूर्वानुमान प्रणाली नामक उत्पाद पश्चिमी तट पर कलाक कदकल के पूर्वानुमान के लिए लाया गया है। देखो कलाक कदकल यहाँ पर है, ये पश्चिमी तट पर विशेष तौर पे जो केरल राज्य है वहाँ पर अगर कोई अचानक तूफान आता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द है। तो कलाक कदकल अगर आपके डायरेक्टली कहीं पर भी पूछा जाए तो इसका मतलब होगा पश्चिमी तट पर आने वाला अचानक तूफान, जिसके बारे में वहाँ के मछुआरों को आइडिया नहीं होता है। तो ये ठीक बात है कि ये इसके लिए लाया गया था। इसमें 2 और 3 एकदम ठीक है। अब हम देखते कि ये सब चीज़ है क्या। देखो इनकोइस 1999 में स्थापित हुआ था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में एक स्वायत्त संगठन के रूप में। ये चर्चा में आखिर क्यों है? क्योंकि इसने हाल ही में 3 नए उत्पाद रिलीज किए हैं। वो 3 उत्पाद कौन से हैं वो देखते हैं। पहला कौन सा है? लघु पोत सलाहकार एवं पूर्वानुमान प्रणाली। इसका काम क्या होगा? छोटे जहाजों के परिचालन में सुधार करना और उन्हें किसी भी आपदा के पहले चेतावनी देना। महातरंग मोहर्मी पूर्वानुमान प्रणाली, ये क्या? पश्चिमी तट पर कलाक कदकल के पूर्वानुमान के लिए लाया गया है। कलाक कदकल मैंने आपको बता दिया है कि पश्चिमी तट पर विशेष तौर पर केरल राज्य में अचानक आने वाले तूफान को कहते हैं। सेवाल प्रस्फुटन सूचना सेवा केंद्र, ये इसका तीसरा उत्पाद है। यानी सेवाल अगर कहीं पर अचानक ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके बारे में सूचना दे देना, ताकि वहाँ पर जो मछुआरे हैं उन्हें मत्स्य पालन में सुविधा रहे। और ये सेवाल प्रस्फुटन सूचना सेवा केंद्र, ये ध्यान रखना कि 4 स्थानों पर ऐसे सूचना सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। वो 4 स्थान कौन कौन से? उत्तर पूर्वी का अरब सागर के पास में, केरल का तटीय समुद्र, मन्नार की खाड़ी और ओडिशा में गोपालपुरा। गोपालपुर का तटीय समुद्र चौथा है। तो ये चारों आप ध्यान रखना। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति जारी की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से हमें क्या पहचान करनी है? सत्य कथन की। गौर करना, सत्य कथन पूछा है। इसमें भूस्खलन जोखिम क्षेत्र LHZ की बात की गई है, जिसके तहत भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्रण तैयार किया जाएगा। ये एकदम ठीक बात है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखो ये एकदम गलत है, जम्मू कश्मीर नहीं, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सत्य इसमें होगा केवल 1। अब इसके बारे में देखते अन्य जानकारी। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति NDMA के द्वारा रिलीज की गई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी क्या क्या फीचर्स है? भूस्खलन जोखिम क्षेत्र लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन का मानचित्र तैयार करना। यानी इसके सरल शब्दों में कहे तो कौन से क्षेत्र जहाँ पर भूस्खलन अधिक आते हैं और कौन से कम आने वाले क्षेत्र, इनको एक डिवाइड करना, इनको एक जोन में डिवाइड करना और फिर उनकी मैपिंग करके सभी को, जो भी एजेंसी उनको उपलब्ध करवाना, ताकि वहाँ पर कोई भी आपदा आए तो वो सब अलर्ट रहे। और ये सब किसके द्वारा किया जाएगा? ड्रोन, लेजर स्कैनर, हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन के द्वारा। निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, वहाँ के लोगों, वहाँ के स्थानीय जो कम्युनिटी समुदाय, उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम और उनमें कैपेसिटी बिल्डअप करना और उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग किस चीज़ की? अगर अचानक आपदा आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखना कि टॉप 5 स्टेट है जहाँ पर लैंडस्लाइड
अधिक आने की संभावना बनी रहती है। उनमें सबसे एक नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर जम्मू कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है और फिर उत्तराखंड है और अंतिम में महाराष्ट्र है। यानी सबसे एक नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ये ध्यान रखना। उसके बाद 3 राज्य है वो सारे नॉर्थ के है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। और फिर आ जाओ आप महाराष्ट्र में। बाकी डेटा और इसमें याद करने की आवश्यकता है नहीं। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्रेस इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसमें हमें बताना है कि कौन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो ये तो आपको रटना है, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहायता से प्रकाशित की जाती है और अभी तक इसके 2 संस्करण जारी हो चुके हैं। इसमें 3 डायमेंशन को ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी राज्य में हेल्थ के आउटकम क्या रहे और उसका 70% ध्यान में रखा जाएगा, और वहाँ की गवर्नेंस सिस्टम क्या, वहाँ के हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, उस कितने लोगों को सूचना पहुँच पाती है, वो सब चीज़ें इसके दूसरे डायमेंशन में आ जाएगी। और तीसरे महत्वपूर्ण जानकारियाँ और प्रोसेस क्या है, किसी भी अगर व्यक्ति को हेल्थ की सुविधा लेनी है तो क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अगर लंबा प्रोसेस है तब तो उसको रेटिंग कम दी जाएगी इस रिपोर्ट के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिथौरा चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन, इस चित्रकला से संबंधित चित्र गुजरात और मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा बनाए जाते हैं। एकदम ठीक है। इस चित्रकला जनजातियों के दैनिक जीवन, विवाह एवं समारोह की छवियां बनाई जाती है। यानी इस चित्रकला में जनजातियों के दैनिक जीवन, विवाह और समारोह की छवि बनाई जाती है। एकदम ठीक बात है, सत्य इसमें दोनों ही है। देखो, पिथौरा चित्रकला के बारे में अगर हम देखते हैं तो इस चर्चा में सबसे पहले देखना कि क्यों रही थी। ये दिल्ली में इस चित्रकला के कलाकारों के द्वारा 45 स्कूलों में इसका प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद ये चर्चा में आ गई कि आखिर ये पिथौरा चित्रकला है क्या। यह गुजरात और मध्य प्रदेश की रथवा, भील एवं नायक जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। इसमें उनके दैनिक जीवन, विवाह, समारोह, इन सभी की छवियां बनाई जाती है। पशु पालन कैसे किया जाता है, पशुओं की इन सब की छवि बनाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, घोड़े, ऊंट, गाय, बैल, ये सब यहाँ पर, मोर, खरगोश, हिरण, ये सब यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीवारों पर की गई एक क्रमकांड वाली पेंटिंग है। पिथौरा चित्रों को उनके घरों की 3 आंतरिक दीवारों पर क्रियान्वित किया जाता है। मतलब आप सरल शब्दों में ध्यान रखना कि गुजरात और मध्य प्रदेश की रथवा, भील और नायक जनजातियों के द्वारा अपने घरों की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती है। देखो, किसी मकान की फोटो यहाँ पर दी हुई है और ये बाहरी दीवार है और इस पर यह पेंटिंग बनाई गई है। तो इसमें यह चीजें ध्यान रखना। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। प्रोटॉन थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें हमें पहचान करनी है असत्य कथन की। गौर करना, असत्य पूछा है। पहला देखते हैं, यह एक विकिरण थेरेपी है, बिल्कुल है, जिसमें कैंसर के उपचार के लिए एक्सरे के बजाय प्रोटॉन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, एक्सरे के बजाय प्रोटॉन का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है, किया जाएगा, तभी तो इसको बोलेंगे प्रोटॉन थेरेपी। और अभी जो कैंसर का उपचार है वो किसके थ्रू किया जाता है? एक्सरे के द्वारा। दूसरा देखते हैं, प्रोटॉन थेरेपी की खास बात है कि यह महंगी एवं विशिष्ट थेरेपी नहीं है। यह गलत बात है। यह महंगी और विशिष्ट थेरेपी, ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रोटॉन थेरेपी आसानी से आम आदमी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, चुनौती है। प्रोटॉन थेरेपी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक्सरे थेरेपी के समान शरीर के अन्य ऊतकों को नष्ट नहीं करती है। यह ठीक बात है। कैसे, वो भी हम एक्सप्लेन में देखते हैं। पूछा क्या इसमें? असत्य कथन। ध्यान देना, असत्य पूछा है। असत्य इसमें केवल 2 है। अब समझते प्रोटॉन थेरेपी है क्या। सबसे पहले देखते कि चर्चा में ये क्यों रही थी। कैंसर के उपचार के लिए दक्षिणी एशिया का पहला, भारत में चेन्नई में प्रोटॉन थेरेपी का सेंटर खोला गया। यानी दक्षिण एशिया में ऐसा पहला सेंटर है चेन्नई में जो प्रोटॉन थेरेपी यूज करके कैंसर का उपचार करेगा। अब प्रोटॉन थेरेपी है क्या? ये एक विकिरण थेरेपी है। यानी अगर मान लो मस्तिष्क का कैंसर यानी ब्रेन ट्यूमर है तो उसको प्रोटॉन विकिरण के द्वारा उसका उपचार करवाया जाएगा। अब कैसे, तो आप ये एक बार फोटो देखो। ये इधर वाली है एक्सरे थेरेपी की और ये है प्रोटॉन थेरेपी की। तो एक्सरे थेरेपी, मान लीजिए जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का दिया हुआ ट्यूमर, इसको हमें समाप्त करना है, इसकी कोशिकाओं को नष्ट करना है। ये कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए इधर से हमने एक्सरे विकिरण इस पर डाल दी। और लेकिन यहाँ पर देखो, ये ट्यूमर के साथ साथ जो बाहरी कोशिकाएं है उसको भी ये प्रभावित करेगा। जो रेड कलर का है वो तो ट्यूमर है, वो कैंसर कोशिकाएं है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं के अलावा जो अन्य कोशिकाएं है उसको भी ये एक्सरे किरणें प्रभावित करेगी। लेकिन अब आप इसमें देखो, प्रोटॉन थेरेपी में केवल और केवल जो रेड कलर की जो दिखाई दे रही है आपको कोशिकाएं, इन कैंसर कोशिकाओं को ही प्रभावित करेगी, यानी इनको नष्ट करेगी। अन्य जो ऊतक है, अन्य जो शरीर की कोशिकाएं, उनको ये प्रभावित नहीं करेगी। ये इसका सबसे बड़ा हमारा फायदा है।
तो लिखा भी हो कि इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि शरीर के अन्य ऊतकों को ये नष्ट नहीं करती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका। और एक्सरे थेरेपी वो क्या शरीर के अन्य ऊतकों को नष्ट करती है, या फोटो में देख सकते हो। एक्सरे थेरेपी को कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी भी कहते हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है प्राचीन, पारंपरिक। और अभी जो नई है वो कौन सी है? प्रोटॉन थेरेपी। लेकिन प्रोटॉन थेरेपी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। वो कौन सी है? पहली कि यह विशिष्ट और एक महंगी तकनीक है, यानी आम आदमी के पास में पहुंचना थोड़ी चुनौती है। और यह सभी प्रकार के कैंसर के लिए उपयोगी नहीं है। यानी आपके पास में अगर मान लो कई तरह के कैंसर के पेशेंट आते हैं, अलग अलग टाइप के, किसी के ब्रेन ट्यूमर है, किसी के छाती का ट्यूमर होता वो है, या फिर अन्य कोई भी ट्यूमर है, तो इन सभी के लिए कारगर साबित नहीं होगी। कुछ कैंसर है जिनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन जो एक्सरे थेरेपी है वो मैक्सिमम जो कैंसर का इलाज है उसी के द्वारा आज हो रहा है। तभी तो देखो दक्षिण एशिया का पहला ऐसा सेंटर ओपन हुआ चेन्नई में। तो इसका मतलब देख लो कितनी महंगी और विशिष्ट तकनीकी है। तभी तो दक्षिण एशिया में ऐसा पहला सेंटर स्थापित होगा। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।